अच्छा, अब ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी जो है ये भी कार्डिनल अप्रोच में ही आता है, और मैंने भी आपको बताया कि ये डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने प्रेजेंट किया था। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है वो वन कमोडिटी मॉडल था, उसमें हमने किसी एक कमोडिटी की बात की थी और ये डिस्कस किया था कि किसी एक कमोडिटी को अगर कॉन्टीन्यूसली अगर हम यूज़ करते हैं तो उसकी यूटिलिटी जो है वो फॉल करना शुरू हो जाती है। तो ये जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी है ये टू कमोडिटी भी हो सकता है और टू कमोडिटी से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस लॉ के की जो स्टेटमेंट है वो हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या है? ये कहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इसको आपको पता है कि सेट्रस पेरिबस भी कहते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अ कंज्यूमर शुड spend a consumer should spend his income, his whole income, alternatively in such a way that the marginal utilities पर रुपी, क्योंकि हमारे मुल्क में करेंसी रुपी है इसलिए पर रुपी, अगर आप कोई फॉरेन बुक पढ़ते हैं तो उसमें पर डॉलर, अगर यूके की बुक होगी तो पर पेनी लिखा होगा, पर पाउंड लिखा होगा। तो मार्जिन यूटिलिटी पर रुपी ऑफ द commodities should be equal to one another so that total utility would be maximum। और बेसिक जो चीज़ है वो भी यही है कि टोटल यूटिलिटी क्या हो जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो टोटल यूटिलिटी ज़्यादा करने के लिए जो रूल है वो ये है कि हमने मार्जिन यूटिलिटी पर रुपी को क्या करना है, वो इक्वल करना है टू वन अनदर, एक दूसरे के इक्वल करना है, जिससे फिर हम वो ऑब्जेक्टिव अटेन कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। और हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी है उसका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि टोटल जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाए, वो मैक्सिमम हो जाए। यही ऑब्जेक्टिव लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का है और यही ऑब्जेक्टिव जो है वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी का है। तो ये दो चीज़ें हैं जो उसके अंदर आती हैं। अब इसको मज़ीद अगर हम समझें तो अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी है उसके अंदर दो चीज़ें हैं, टू कंडीशंस हैं, वो पूरी होनी चाहिए। टू कंडीशंस इम्पॉर्टेंट है। नंबर वन कंडीशन ये है कि मार्जिन यूटिलिटी ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए, इसको बोलते हैं मार्जिन यूटिलिटी पर रुपी ऑफ ए कमोडिटी। फिर है मार्जिन यूटिलिटी बी ओवर प्राइस ऑफ बी, और अप टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एन ओवर प्राइस ऑफ एन। तो ये फर्स्ट कंडीशन ये है। और जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि प्राइस ऑफ ए इनटू क्वांटिटी ऑफ ए प्लस प्राइस ऑफ बी इनटू क्वांटिटी ऑफ बी अप टू प्राइस ऑफ एन इनटू क्वांटिटी ऑफ एन इज इक्वल टू एम। तो ये दो कंडीशंस हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ये दो कंडीशंस जो है ना इनका पूरा होना ज़रूरी है। तो अगर ये दो इसमें से अगर ये पहले समझें कि अगर हम एम यू को पी से
ये रेड है बॉल पॉइंट। अगर हम इसको MU को P से डिवाइड कर दें तो इसको हम कहते हैं, इस पूरी टर्म को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी। ठीक है, क्योंकि प्राइस अगर फॉर एग्जांपल रुपी में है तो ये रुपी में आ जाएगा, अगर डॉलर में है तो पर डॉलर आ जाएगा। अब अगर इस पूरी टर्म को पढ़ते हैं मार्जिन यूटिलिटी पर रुपी, तो मार्जिन यूटिलिटी को जब प्राइस, अगर हम इसको ए लिख दें, इसको भी ए लिख दें, तो इसको पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी ऑफ ए गुड। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ बी करते हैं तो इसे कहेंगे मार्जिन यूटिलिटी पर रुपी ऑफ बी गुड, और इसको हम पढ़ेंगे अब मार्जिन यूटिलिटी पर रुपी ऑफ ए गुड इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी पर रुपी ऑफ बी गुड अप टू दी मार्जिन यूटिलिटी पर रुपी ऑफ nth गुड। तो ये सारा मार्जिन यूटिलिटी पर रुपी ऑफ ऑल गुड्स शुड बी इक्वल टू ईच अदर, ये चीज़ बन गई। यानी ये वाली चीज़ मार्जिन यूटिलिटी पर रुपी ऑफ द कमोडिटीज़ शुड बी इक्वल टू वन अनदर, ये वाली जो मैंने अभी चीज़ आपको बताई है, जिनको मैंने सर्कल किया, ये वाली इतनी चीज़ यहाँ तक, ये चीज़ पहली कंडीशन बन गई, फर्स्ट कंडीशन बन गई कि मार्जिन यूटिलिटी पर रुपी ऑफ द कमोडिटीज शुड बी इक्वल टू वन अनदर, ये पहली कंडीशन आ गई। और दूसरी कंडीशन ये है कि कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज होल इनकम, तो कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज होल इनकम जो है ना, ये वाली चीज़ दूसरी कंडीशन बन गई, ये वाली। क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो प्राइस को जब हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्सपेंडिचर आ जाता है आपके पास। तो यहाँ पे देखें प्राइस ऑफ ए को जब क्वांटिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एक्सपेंडिचर ऑन ए कमोडिटी आ जाएगा, फिर एक्सपेंडिचर ऑन बी कमोडिटी आ जाएगा, अप टू एक्सपेंडिचर ऑन एन कमोडिटी आ जाएगा। तो ये सारा अगर हम इसको ऐड कर लें तमाम एक्सपेंडिचर्स को, तो इसे हम कहेंगे टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल गुड्स। और ये एम का मतलब यहाँ पे क्या है, टोटल इनकम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो इक्वेशन है ये बता रही है कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू दी इनकम, तो एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये दो कंडीशंस अगर पूरी हो जाती हैं और साइमल्टेनियसली ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं, तो फिर वो होगा जो लॉ कहता है, और वो क्या कहता है कि टोटल यूटिलिटी जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम का मतलब है कि वहाँ पर कंज्यूमर्स क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे। इस बात को समझने के लिए अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं और इससे हम इसको समझते हैं। तो इसमें फ़र्ज़ करते हैं कि दो गुड्स ले लेते हैं, एक गुड एक्स ले लेते हैं और एक गुड जो है वो वाई ले लेते हैं, गुड एक्स और गुड वाई ले लेते हैं, और उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे भी पहले कुछ चीज़ें हम जो है वो अजम्पशन लेते हैं। अजम्पशन ये है कि इनकम कितनी है, तो इनकम है, इनकम फ़र्ज़ कर लेते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है वो 40 रुपीज़ है, और जो प्राइस है दो गुड्स, प्राइस ऑफ एक्स जो है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं वो है 8 रुपये पर यूनिट, और प्राइस ऑफ वाई जो है दैट इज़ इक्वल टू 4 रुपीज़ पर यूनिट। सो दिस इज़ द इनिशियल डेटा दैट वी हैव। अब आपसे कहा जाता है कि नाउ यू हैव टू चूज़ how many units of X commodity and how many units of Y commodity you would purchase. So you would purchase according to the, if you are purchasing according to the law of equi-margin utility, so you would get the total utility maximization. तो आपको कुछ इनिशियल जो डेटा है वो दे दिया गया है। इनिशियल डेटा क्या क्या है वो आपके सामने है कि आपको यूनिट्स बता दिए गए हैं 1 2 3 4 5, और आपको मार्जिन यूटिलिटीज़ भी गिवन है।
और आपको बताया गया कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स बता दी गई, और आपको एक दूसरी चीज़ दैट इज़ वाई गुड की यूटिलिटी भी बता दी गई। और यहाँ पे देखें तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो फॉल कर रही है, 24 है, 20 है, फिर 16 है, फिर 12 है, और फिर क्या है, ये 8 है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। once you are using continuously any commodity, the margin utility of that particular product would fall. So that is evident in this table. And this is also true in the case of margin utility of Y. You can see the margin utility of the first unit of the Y good is 14 utils. And after using continuously the commodity of Y, you can observe the diminishing margin utilities, that is 14, 12, 10, 8, and 6. Now you can see both the margin utilities of two commodities are falling. दिस इज द इनिशियल डेटा दैट यू हैव। अब आपने क्या करना है, अब आपसे कहा जाता है, क्वेश्चन आपसे ये कहा जाता है कि हाउ मेनी यूनिट्स, यानी ये वाला डेटा दिया जाता है। पहले आपको इनकम भी बता दी जाती है, आपको प्राइसेस जो हैं वो भी बता दी जाती हैं, और आपको ये भी बता दिया जाता है कि दोनों जो कमोडिटीज़ हैं उनसे आपको यूटिलिटी कितनी मिलनी है ये भी बता दी जाती है आपको। ठीक है ना जी। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं, और आपसे कहा जाता है कि जी सबसे पहले तो आपको ये कहा जाता है कि जी आप क्या करें, आप हमें ये बताइए कि आप कितने यूनिट जो हैं वो यूज़ करेंगे दोनों कमोडिटीज़ के। तो मैंने आपको तरीका ये बताया हुआ है कि यू हैव टू सेटिस्फाई दीज टू कंडीशंस। if you are satisfying these two conditions, you would be you would get the total utility maximum. So what would you do according to these two conditions? ये तो generalized conditions है ना, अगर हम इनको इन दो गुड्स के मुताबिक बना लें तो उसमें पहली जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ वाई। ये टू कमोडिटी केस है ना। और दूसरा आ जाएगा प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वान्टिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वान्टिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू एम। तो ये दो कंडीशंस हमें पूरी करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले व्हाट वी नीड, हमें सबसे पहले मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हम एक कॉलम मजीद जनरेट करते हैं और यहाँ पे ये फाइंड कर लेते हैं। फिर हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ वाई। तो ये वाला कॉलम भी जनरेट कर लेंगे हम लोग। और अब कोई मुश्किल नहीं है, हमने इस मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स करना है। प्राइस ऑफ एक्स हमें गिवन है और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स भी गिवन है। तो 24 को हमने 8 से डिवाइड करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा 3। फिर हमने 20 को 8 से डिवाइड करना है तो 2.5। यानी इस पूरे कॉलम को हमने डिवाइड कर देना है 8 रुपये से, 8 रुपये से डिवाइड कर देना। तो ये आपके पास कॉलम आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1.5 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। सिमिलरली आपको क्या करना है, आपको मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई कॉलम को डिवाइड करना है प्राइस ऑफ वाई से। प्राइस ऑफ वाई भी गिवन होती है तो वो 4 रुपये से डिवाइड करना है। जब आप 4 रुपये से डिवाइड करेंगे तो दैट इज 3.5, देन वी हैव 3, देन वी हैव 2.5, फिर हमारे पास 2, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5। तो ये डेटा हमारे पास आ चुका है। अब हमें इन दो कंडीशंस में से ये कंडीशन पहली पूरी करनी है और हमने ये प्रूव करना है कि कहाँ पर ये दोनों बराबर हो रहे हैं, ये दोनों कहाँ बराबर हो रहे हैं। और इसका तरीका ये है कि आपने पहले इधर देखें, पहले आपने इसको इस तरीके से चेक करना है कि ये बराबर हैं। तो ये नहीं है ना 3 और 3.5 बराबर नहीं है, फिर 2 और 2.5 नहीं है, 1.5 नहीं है, 2 के 1 और 1.5 बराबर नहीं है, ये सारे बराबर नहीं है। ये आपने पहले चेक करने हैं। तो ये आपको समझ आ गई कि ये सारे बराबर नहीं है। तरीका मैंने बताया कि आपने पहले इस तरह चेक करना है, फिर आपने चेक करना है कि इस 3 को देखना है किसी और के साथ यहाँ मैच करता है। तो ये देखें यहाँ मैच कर रहा है, तो ये बराबर हो गया। फिर आपने इसको देखना है कि ये किसी के साथ मैच करता है। तो ये देखें ये भी मैच हो रहा है 2। फिर आपने इसको देखना है, ये मैच हो रहा है, जी हो रहा है। फिर ये देखें और ये देखें ये मैच। तो ये पहली कंडीशन जो है, ये पहली कंडीशन जो है ये 4 जगहों पे आपको नज़र आ रही है कि ये फुलफिल हो रही है।
तो हमने ये पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं करनी है, हमें ये दो कंडीशंस पूरी करनी है, ये दोनों कंडीशंस पूरी करनी है। तो उसमें से अब हम चेक करेंगे बारी बारी कि ये दोनों कंडीशंस कहाँ पे पूरी होती हैं। जैसे पहला केस हम बनाते हैं जिसमें लिखते हैं मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स, फिर मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ वाई, और ये मैं लिखता हूँ 3 = 3, ये वाला केस, इसको मैंने अभी हाईलाइट किया है आपके सामने, ये दोनों बराबर हो गए। और इसके मुताबिक अब ये पहली कंडीशन है, ये पूरी हो चुकी। दूसरी कंडीशन भी चेक करते हैं यहाँ पे पूरी होती है कि नहीं होती। प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वान्टिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू एम। तो इसमें हमें क्या क्या पता है, प्राइस ऑफ एक्स हमें पता है कितनी है, 8 रुपये। तो यहाँ पे जो पता है वो लिख दीजिए। क्वांटिटी ऑफ एक्स हमें नहीं पता, छोड़ दीजिए। प्राइस ऑफ वाई कितनी है, 4 है, पता है। क्वांटिटी ऑफ वाई हमें नहीं पता। इनकम हमें पता है 40 है, ये हमें पता है इनकम कितनी है 40। अब क्या करना है, अब ये क्वांटिटी ऑफ एक्स देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ जहाँ 3 बराबर आ रहा है ना, यहाँ से इस तरफ को जाएंगे और ये देखेंगे क्वांटिटी ऑफ एक्स कितनी आ रही है यहाँ पे। तो क्वांटिटी ऑफ एक्स आ रही है यहाँ पे 1। और इसी तरीके से आप यहाँ से 3 को इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर देखें क्वांटिटी ऑफ वाई कितनी आ रही है 2, क्योंकि ये वाला कॉलम ये इसके मुताबिक आपने चेक किया तो ये 2 आया, और इसके मुताबिक आपने चेक किया तो ये 1 आया। तो यहाँ पर आपने लिख देना है ये 1, और यहाँ पे क्या लिखना है आपने 2। ठीक है, और अब आप इसको सॉल्व करें, 8 आ जाएगा, दैट इज 8 एंड दिस इज इक्वल टू 40। तो ये 16 इज इक्वल टू 40, तो 16 कभी 40 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये वाला कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन क्या मिला यहाँ से, कॉम्बिनेशन मिला कि x के यूनिट कितने आ रहे हैं 1, और y के यूनिट कितने आए हैं 2। तो ये हमें ये जो कॉम्बिनेशन है ये वो कॉम्बिनेशन है जो गलत है, क्योंकि इस पे ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है, ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही। तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो रिजेक्ट हो गया। अब हम 2.5 और 2.5 दोबारा को चेक करेंगे। तो 2.5 पे चेक करते हैं, दोबारा से लिखते हैं मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स, और देन फिर मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ वाई। तो ये आपके सामने, तो फिर ये दूसरी कंडीशन है प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वान्टिटी ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वान्टिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू एम। तो यहाँ पे देखिए ये वाला अब मैं आपको बता रहा हूँ, यानी 2.5 और ये 2.5 इस पे चेक करते हैं। तो ये तो आ जाएगा 2.5 इज इक्वल टू 2.5, और प्राइस ऑफ एक्स आपको पता है 8 है, ये आपको पता नहीं है, ये 4 है, ये आपको पता नहीं है, ये 40। अब फिर दोबारा से आप देखें 2.5 पे एक्स और वाई के यूनिट्स कितने आते हैं, ये आपके सामने, ये आपको नज़र आ जाएगा अभी कि 2.5 पे ये एक्स वाले कॉलम के अंदर ये आ रहे हैं हमारे पास 2 यूनिट, यानी एक्स के यूनिट्स कितने आएंगे, एक्स के यूनिट्स आ जाएंगे 2, और ये 2.5 पे अगर हम 2.5 पे हम इसको देखें तो ये वाई के यूनिट्स आते हैं कितने भला, वाई के यूनिट्स आते हैं 3। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। तो ये 16 + 12 इज इक्वल टू 40, और ये आता है 28 is not equal to 40. Again, first condition is satisfied, but the second condition is not satisfied. So what the combination do you have? First one is x is equal to 2 and y is equal to 3, और ये दोनों कॉम्बिनेशन भी कबूल नहीं है, क्योंकि इस पे एक कंडीशन पूरी हो रही है, दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही। अच्छा, इसको भी छोड़ देते हैं। अब हम ये तीसरा कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन है ये वाला, ये 2 और ये 2 वाला, जहाँ ये दोनों बराबर है। तो तीसरे कॉम्बिनेशन पे चेक करते हैं, तो ये कितना आता है जी, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ, ये पहली फिर दोबारा लिखता हूँ, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई, और नंबर 2 जो है प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वान्टिटी ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वान्टिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू एम। तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। तो ये 8 ये पता नहीं, फिर ये 4 ये पता नहीं, और ये 40। अब यहाँ पे 2 पे चेक करते हैं कि एक्स और वाई के यूनिट्स कितने आते हैं। तो ये देखिए एक्स और वाई के यूनिट्स आपके सामने आ जाएंगे। तो ये इसके सामने तो आ रहे हैं ये 3, एक्स के यूनिट 3,
और ये 2 के सामने y के है ना, क्योंकि ये y वाला कॉलम है, तो इसमें आ रहे हैं 4। तो इसका मतलब ये है कि x के 3 और y के 4। तो x के 3 और y के 4, तो ये 24 जमा 16, तो ये आ जाता है 40 इज इक्वल टू 40। अब देखें, अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये भी फुलफिल होगी, ये भी फुलफिल होगी। इसका मतलब ये वो कॉम्बिनेशन है जो एक कंज्यूमर को यूज़ करना चाहिए। एक्स के यूनिट कितने करने चाहिए? 3, और वाई के कितने करने चाहिए? 4। तो ये हमने फाइंड कर लिया। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए हम चौथा कॉम्बिनेशन भी चेक कर लेते हैं। चौथा कॉम्बिनेशन क्या था? एम यू एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई, एम यू वाई ओवर प्राइस ऑफ वाई। तो ये आया था, चौथा कॉम्बिनेशन क्या आया था? 1.5, और ये भी क्या था? 1.5। इन दोनों पे चेक कर लेते हैं। इसको हम लिख देते हैं 1.5 इज इक्वल टू 1.5, और दूसरी कंडीशन है प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वान्टिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वान्टिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू एम। तो ये 8, और उसके बाद ये पता नहीं, ये 4, और ये पता नहीं, और ये 40। अब इस पे देखें कितने बनते हैं ये। अब हम यहाँ से देखेंगे तो 1.5 के मुताबिक ये आता है 4, और इस 1.5 के मुताबिक आता है ये 5। तो ये x के 4 यूनिट और y के कितने आ गए? 5 यूनिट। x के 4 और y के 5, तो प्लस क्या आ गया? 20। तो ये आता है 52 इज़ नॉट इक्वल टू 40। तो इसमें भी पहली कंडीशन पूरी हो रही है, दूसरी नहीं हो रही। लेकिन इससे जो कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है उसमें x के 4 यूनिट आ रहे हैं और y के 5 यूनिट आ रहे हैं, और ये कॉम्बिनेशन भी गलत है। तो हमें प्रूफ क्या हुआ? ये वाला कॉम्बिनेशन है जिस पर ये भी पूरा हो गया और ये भी पूरा हो गया। इसका मतलब x के 3 यूनिट और y के अगर हम 4 यूनिट लें तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी यूनिट्स। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ x एंड y a consumer should purchase। ये पहला सवाल था, तो वो हमने बता दिया कि जी x के कितने करने चाहिए? x के 3 और y के 4। अब अगला क्वेश्चन इसी से ये है इसी में ये है कि what is the total utility at optimum combination and other combinations। तो टोटल यूटिलिटी ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन हमने फाइंड कर लिया ना। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन वो है जहां पर ये दोनों दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं, ये है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। अब इस पे भी टोटल यूटिलिटी फाइंड करनी है और बाकियों पे भी वो कहता है टोटल यूटिलिटी फाइंड करें। तो ये देखें, ये दूसरा, पहला सवाल कर लिया, दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि हमें ये चेक करना है कि इसके ऊपर ये जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है जिसमें हमने x के 1 और y के 2 यूनिट लिए हैं, इस पे टोटल यूटिलिटी कितनी है? तो टोटल यूटिलिटी आपको पता है कि मार्जिन यूटिलिटीज़ को ऐड करें तो टोटल यूटिलिटी आती है। तो x का 1 यूनिट और y के 2 यूनिट्स तक आपने इनकी मार्जिन यूटिलिटीज़ को ऐड करना है। जैसे ये मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x है, एक x का 1 यूनिट लें तो 24 आता है, तो ये 24 ऐड हो जाएगा यहाँ पे। यानी अगर हम टोटल यूटिलिटी फ्रॉम x निकालें तो इसका 1 यूनिट लिया ना, तो ये 24 आ जाएगा। और टोटल यूटिलिटी y की निकालें तो हमें 2 यूनिट्स तक मार्जिन यूटिलिटीज़ को ऐड करना पड़ेगा, तो y के, तो ये दोनों ऐड कर लेंगे। तो 14 + 12 कितना आ जाएगा? 26। तो ये आ जाएगा 26। तो ये टोटल यूटिलिटी फ्रॉम बोथ द गुड्स हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 और 4 10, और ये 50। तो टोटल यूटिलिटी 50 आई है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से अब इस कॉम्बिनेशन पे फाइंड करते हैं। इस कॉम्बिनेशन पे हमने टोटल यूटिलिटी x की फाइंड करनी है, तो 2 तक हमें x की मार्जिन यूटिलिटी को ऐड करेंगे, क्योंकि मार्जिन यूटिलिटीज़ को ऐड करें तो टोटल यूटिलिटी बनती है। तो ये 2 तक ऐड करें तो ये 24 जमा 20,
ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 44, है ना। तो ये 44, और टोटल यूटिलिटी वाई की जब हम फाइंड करेंगे तो हमें वाई के यूनिट 3 तक अगर ऐड करें, तो 3 तक मार्जिन यूटिलिटीज़ को ऐड कर लें तो वो कितना आता है, 14 + 12 + 10, तो ये कितना आएगा, ये 4 और 2 6 और 3 36 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 36 आ गया। तो दोनों को आप ऐड कर लीजिए, 6 और 4 10, और 4 और 3 7 और 1 8, तो टोटल यूटिलिटी इससे आ रही है 80, इससे आ रही है 50। अच्छा, जो हमने ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन चूज किया हुआ है वो ये है, आपको पता है। इसमें अब एक्स के यूनिट्स, एक्स की यूटिलिटी फाइंड कर लें और वाई की यूटिलिटी फाइंड कर लें। तो टोटल 3 तक अब हमने एक्स के मार्जिन यूटिलिटी को ऐड करना है, तो 3 तक मार्जिन यूटिलिटी को ऐड करें, एक्स की मार्जिन यूटिलिटी पर रुपी को नहीं करना, मार्जिन यूटिलिटी को करना, 3 तक ऐड करें यहाँ तक, 24 20 और 16, तो 6 और 4 10, और 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है ना जी। तो ये 60, ये 60 बन गया, ये आपके पास 60 आ गया। और 4 तक आपने y को ऐड करना है, तो 4 तक आप y को ऐड करें तो ये कितना बनता है, ये देखें यहाँ तक ये चारों ऐड कर लें, 4 और 8 और 2 10 और 4 14, और यानी 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 और 1 4, 44 आ जाएगा, ठीक है ना जी। तो 44 इसका आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 104, तो टोटल यूटिलिटी आ जाएगी 104, ये आपके सामने। इसका मतलब ये है कि हम ये हमने 4 तक ऐड किया, दोबारा देख लें, कोई गलती हो तो फिर देख लीजिएगा। ये आ जाएगा 8 और 10 और 4 14, ये इतना ही बनता है, तो 104 बनती है। और आप देखें इस पर सबसे ज़्यादा आपकी टोटल यूटिलिटी आई है 104, और यही लॉ कहता था, लॉ कहता था कि जब अगर आप लॉ के मुताबिक खर्च करेंगे तो टोटल यूटिलिटी वहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये देखें, टोटल यूटिलिटी वुड बी मैक्सिमम, क्योंकि जब मार्जिन यूटिलिटी पर रुपी आप तमाम कमोडिटीज़ की क्या करेंगे, एक दूसरे के बराबर कर देंगे, तो टोटल यूटिलिटी वहाँ पे क्या आ जाएगी, मैक्सिमम, ठीक है जी। तो ये मैक्सिमम इसी जगह पे आएगी और कहीं पर भी नहीं आएगी। तो ये 80 जो है ये मैक्सिमम, 104 जो है ये मैक्सिमम आपके पास टोटल यूटिलिटी आ गई है अकॉर्डिंग टू। तो ये 3 और ये 4 यूनिट यूज़ करने से, लेकिन हम इस कॉम्बिनेशन पे भी चेक कर लेते हैं। इस कॉम्बिनेशन पे एक्स की यूटिलिटी और वाई की यूटिलिटी फाइंड करें तो कितनी आएगी आपके सामने। तो एक्स को आपने 4 तक ऐड करना है, एक्स को आप 4 तक ऐड करें, तो x को आप 4 तक ऐड करें तो ये आता है 12 और 16, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 1 2 और 2 4 5 और 1 6 और 1 7, 72 आ जाता है x का। तो ये 72 में इधर लिख दूं, 72 आ जाता है जी x का। और y को हमने 5 यूनिट तक ऐड करना है, 5 यूनिट तक y को ऐड करें तो कितना बनता है, y को मार्जिन यूटिलिटी ऑफ y को, तो ये 5 तक ऐड करना है, यानी सारा ही ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ जाता है जी 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, 2 और 2 4 5, ये 50 आ जाता है, ठीक है ना जी। तो ये टोटल यूटिलिटी जो है आपको मिली है y से, वो कितनी मिली है 50। तो दिस इज़ टोटल यूटिलिटी एंड दिस इज़ इक्वल टू 2, और 7 और 5 12। तो ये देखें इस पर जो टोटल यूटिलिटी आ रही है वो 122 आ रही है। तो आप